हेलो एवरीवन, आज डेट है 31 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है, बीजेपी विल फाइट तमिलनाडु इलेक्शन विद एआईडीएमके। ऐसा किसने बोला है? बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा है, उन्होंने शनिवार को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि उनकी जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, वो तमिलनाडु में असेंबली इलेक्शन एआईडीएमके के साथ में मिलकर के लड़ेगी। इस टर्म्स में देखो, ये जो आर्टिकल है, ये जो बात हो गई वो तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस आर्टिकल में एक टर्म आई है फाइनेंस कमीशन। इस आर्टिकल में बोला गया है कि 13 फाइनेंस कमीशन के अंडर जो तमिलनाडु स्टेट है उसको 94,540 करोड़ रुपए दिए गए थे यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा, और अब 15वें जो फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा 5.42 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट को मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है। देखो, ये जो कमीशन होता है फाइनेंस कमीशन, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 है उसके अंडर पीरियोडिकली कंस्टिट्यूट किया जाता है फाइनेंस कमीशन को। ये जो कमीशन है फाइनेंस कमीशन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिविजुअल जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में फाइनेंशियल जो रिलेशन होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए इस कमीशन को कंस्टिट्यूट किया जाता है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब 1947 के बाद में फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 में एस्टेब्लिश किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं और उनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब तक हमारे देश में 15 फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जा चुका है और जो लास्ट फाइनेंस कमीशन था वो 15 फाइनेंस कमीशन है और 2017 में उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसके चेयरमैन का नाम है एन.के. सिंह। तो ये इस आर्टिकल को हमने अच्छे से देखा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो यूपी से रिलेटेड है। यूपी ऑर्डिनेंस ऑन कन्वर्जन नॉट येट रिसीव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखो, लास्ट ईयर जो यूपी गवर्नमेंट है उसके द्वारा, वहां के जो गवर्नर है उनके द्वारा एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था, बाद में उसको लॉ का रूप दे दिया गया। द ऑर्डिनेंस ऑन अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जेंस प्रोमलगेटेड बाय यूपी गवर्नमेंट लास्ट ईयर। लेकिन ये जो लॉ बना था, ऑर्डिनेंस पास किया गया था, इसकी अभी कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बाद में पास में नहीं भेजी गई है ताकि वो इसके ऊपर एग्जामिनेशन इसका इस लॉ का कर सके। ऐसा आंसर दिया है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जब उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, तो उन्होंने इस क्वेरी का आंसर दिया गया कि अभी हमारे पास में ये यूपी का जो लॉ बना है उसकी कोई भी कॉपी नहीं आई है। तो देखो, इस न्यूज को समझने से पहले हमें ऑर्डिनेंस का प्रोसीजर प्राप्त होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस होता क्या है, कैसे इसको प्रोमुलेट किया जा सकता है, कौन इसको स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहले हम बैक हिस्ट्री की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं। आर्टिकल 123 के अंडर प्रेसिडेंट को और आर्टिकल 213 के तहत स्टेट के गवर्नर को ये पावर होती है कि जब जब सेंटर में पार्लियामेंट और स्टेट में स्टेट असेंबली मतलब पावर में नहीं हो, जब उनके सेशन नहीं चल रहे हो, तो प्रेसिडेंट को सेंटर में और गवर्नर्स को स्टेट में ये पावर होती है कि अगर उनको लगे कि परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं और इन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ये लॉ बनना चाहिए, तो वो किसी भी लॉ को एज ए ऑर्डिनेंस प्रोमुलेट कर सकते हैं। ये पता चल गया हमें कि ऑर्डिनेंस कैसे स्टार्ट किया जाता है। अब जैसे ही दोबारा से वो स्टेट में स्टेट असेंबली या फिर अगर वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है स्टेट में, तो स्टेट असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों जैसे ही सेशन में आती हैं और सेशन में आने के 6 सप्ताह के बाद में 6 वीक्स के बाद में उस ऑर्डिनेंस को अगर उनको पास कर दिया जाता है तो वो लॉ का रूप बन जाता है। अब हर जो ऑर्डिनेंस है वो सेंटर के पास नहीं भेजा जाता, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए नहीं भेजा जाता। लेकिन अगर कोई ऑर्डिनेंस में कोई भी लॉ पास करवाने की कोशिश की जा रही है और वो लॉ सेंट्रल लॉ को मतलब वायलेट करता है, उनको भंग करता है, उनकी निंदा करता है, सेंटर की या फिर नेशनल जो पॉलिसी है उनको डिविएट करने की कोशिश करता है, या फिर
कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी के खिलाफ कोई है तो उस पर जानकारी लेने के लिए, प्रेसिडेंट की एसेंट लेने के लिए स्टेट्स को सेंटर के पास में उस लॉ को भेजा जाता है और उसके बाद में पहले उससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री होती है वो उसके बारे में ओवरव्यू लेती है और अगर उसको प्रेसिडेंट भी एसेंट दे देता है तो वो ऑर्डिनेंस एज ए लॉ के रूप में तैयार हो जाता है। तो ये इससे रिलेटेड है। यूपी में जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में नहीं भेजा गया है, सेंटर के पास में नहीं भेजा गया है। तो हमने ऑर्डिनेंस के बारे में जाना कि कैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास में पावर होती है संविधान के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो कोविड-19 से रिलेटेड है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं, चीफ है अदर पूनावाला, उन्होंने ये बोला है कि जून 2021 तक हम कोविड-19 की नई वैक्सीन लेकर के आ जाएंगे। ये जो नई वैक्सीन है इसका नाम है कोवावैक्स और ये डेवलप्ड करवाई जा रही है अमेरिकन कंपनी नोवावैक्स के द्वारा। इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया यूके में, तो जो नया वेरिएंट मिला है उसके ऊपर 89.3% इफेक्टिव इसके रिजल्ट सामने आए हैं। तो इसके उन्होंने जो डाटा है एफिकेसी डाटा वहाँ हमारे इंडिया के डीसीजीआई के पास में सबमिट करवा दिए हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डीसीजीआई क्या होता है। डायरेक्टर मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई होता है। वर्तमान में डॉक्टर वीजी सोमानी हमारे डीसीजीआई हैं और ये जो डीसीजीआई जो पोस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। डीसीजीआई का काम है कोई भी नई वैक्सीन, कोई भी नई जो दवा है, मेडिसिन है, उसको अप्रूवल दिया जाता है डीसीजीआई के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो वायनाड वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है उससे रिलेटेड है। देखो जो बहुत सारे टूरिज्म जो बढ़ रहा है उसको लेकर के वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारे जो प्राइवेट रिजॉर्ट हैं उनका काम चल रहा है, जिसकी वजह से वहां पर जो ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं ना, उनके इंटरेस्ट को, उनका जो पर्सनल इशू है उनको काफी हानि पहुंच रही है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है और यहाँ पर काफी एंडेंजर्ड और क्रिटिकल स्पीसीज पाई जाती है जिनको यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है यहां देखिए, पल्स पोलियो प्रोग्राम उसको लॉन्च कर दिया गया है दोबारा। कोविड-19 को देखते हुए ये जो पोलियो प्रोग्राम है उसको काफी दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से आज 31 जनवरी को पूरे इंडिया में 17 करोड़ चिल्ड्रन जिनकी एज 5 ईयर्स से कम है उनको पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाएगी, ताकि हमारी कंट्री को जो पोलियो फ्री स्टेटस मिला हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको हम रेगुलर सस्टेन कर सके। देखो हमारा जो इंडिया है उसको 2014 में ही पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है ये भीमा कोरेगांव जो केस हो गया था उससे रिलेटेड है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये बोला है कि जो स्टैन स्वामी है उनको अभी बेल नहीं दी जाएगी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो हमारे लिए इस आर्टिकल में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो एनआईए और एक भीमा कोरेगांव क्लेश क्या है। पहले हम देख लेते हैं भीमा कोरेगांव क्लेश क्या है। 1 जनवरी 1818 को 1818 मतलब हमारे इंडिया पर अंग्रेजों का शासन था, ये बात क्लियर हो गई। तो पेशवा की सेना एक तरफ और एक तरफ अंग्रेजों की सेना। अंग्रेजों की सेना में हमारे यहाँ के ही लोग थे, महार जनजाति की, महार जो जाति है उसके लोग थे अंग्रेजों की सेना में, और पेशवा की जो सेना थी उसमें ज्यादातर ब्राह्मण जाति के लोग थे। तो पेशवा की सेना बहुत बड़ी थी और अंग्रेजों की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन जो महार जाति के लोग थे जो अंग्रेजों की सेना में थे उन्होंने पेशवा की बहुत बड़ी सेना को भी हरा दिया था। तो देखो इस आर्टिकल में ये जो केस हुआ था ना भीमा कोरेगांव केस, इसमें बोला गया है कि जो बाहर जाति के जो लोग थे उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर के, मतलब खुद का पर्सनल होकर के ये युद्ध लड़ा था, ये वॉर लड़ी थी, और उसी का नतीजा रहा कि स्मॉल नंबर में होने के बाद में भी उन्होंने एक लार्ज नंबर आर्मी को हरा दिया था। तो उसी को सेलिब्रेट किया जा रहा था 1 जनवरी 2018 को। 200 साल जब पूरे हो रहे थे तो महार जाति के जो लोग हैं वो उसको सेलिब्रेट करते रहे थे। ये जो भीमा कोरेगांव जो एरिया है वो महाराष्ट्र में गिरता है और भीमा रिवर के पास में ये एस्टेब्लिश है। तो वहां पर ये वायलेंस क्रिएट हुआ और इसीलिए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो जो स्टैन स्वामी है
जो माना जाता है कि ये जो वायलेंस हुआ उसमें इनका मेन हाथ है, इसलिए उनको जो प्ली देने वाली थी, बेल मिलने वाली थी, वो उसको रिजेक्ट कर दिया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। देखो, उनके ऊपर ये आरोप है स्टेन स्वामी के ऊपर कि उन्होंने एविडेंस को डिस्पोज करने की कोशिश की थी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट दूसरी बात होगी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इंडिया में अटैक होता है 26/11, जिसको मुंबई अटैक के नाम से भी जाना जाता है 2008 में। उस अटैक में सबसे मेन कारण ये माना गया था कि जो भी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई थी, और कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से ही ये अटैक हो पाया था। इसीलिए 2008 में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इंडियाज काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स के रूप में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को गठन किया गया था। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है एनआईए का, वो न्यू दिल्ली में है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, देखो संडे वाले दिन जो एडिटोरियल पेज है वो नहीं आता है, तो यहाँ पर दो न्यूज को अच्छे से बताया गया है। पहली जो न्यूज है वो कोविड-19 को लेकर के है कि जब हमारे यहाँ पर 16 जनवरी को वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उससे पहले 2 दिन पहले ही हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने एक एडवाइजरी जारी की थी कि चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वीमेन और जो ब्लड थिनर्स हैं उनको कोविड-19 वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, और वो भी जो लोग जिनको एलर्जिक रिएक्शन होता है और अगर एक डोज लेने के बाद में उनको प्रॉब्लम है तो उनको दूसरी वैक्सीन का जो दूसरा डोज है वो नहीं लेना चाहिए। ये इस आर्टिकल में बताया गया है। 18 साल से जो छोटी एज के लोग हैं उनको भी नहीं बोला गया था कि जो बच्चे हैं उनको नहीं लेना है। लेकिन अब जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने बोल दिया है कि जिनको जो ब्लड थिनर्स वाले लोग हैं वो अब इसको ले सकते हैं। ब्लड थिनर्स में भी देखो 2 टाइप के लोग होते हैं, और जो वन टाइप है ब्लड थिनर्स आर ऑफ 2 कैटेगरीज, एंटीपेलेट्स एंड एंटीकोलिगेंट्स। एंटीपेलेट्स जो लोग होते हैं वो जैसे एस्पिरिन होती है वैसे ही उनके वैक्सीन होता है, उनके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो एंटीकोलिगेंट्स जो लोग होते हैं उनमें जो ब्लीड की जो टेंडेंसी होती है वो मच हायर होती है, इसलिए उनको अवॉइड किया गया है। ब्लड थिनर्स में भी एक कैटेगरी को अप्रूवल दिया गया है कि वो यूज करवा सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन को। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो ग्रीन टैक्स को लेकर के है। जो हमारी यहाँ पर देखो गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल किया है कि जो भी हमारे व्हीकल्स हैं अगर वो एक एज से ज़्यादा के हैं तो उनके ऊपर ग्रीन टैक्स के ऊपर, मतलब रोड टैक्स के ऊपर एक ज़्यादा टैक्स वसूला जाएगा, जिसको ग्रीन टैक्स नाम दिया गया है। अलग अलग सिटीज में ये टैक्स की जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी। एक मतलब 10 से 25% तक व्हीकल्स से जो टैक्स है वो वसूला जाएगा। 10 से 25%, मतलब जो स्टेट्स जहां पर जो सिटी जो ज़्यादा पोल्यूटेड है वहां पर जो टैक्स की मात्रा है वो ज़्यादा होने वाली है, मतलब 10 से 25% तक वेरिएबल होना वाला है ये जो ग्रीन टैक्स है वो। तो देखो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो भी हमारे जो पर्सनल व्हीकल है अगर वो 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं और जब भी उनका सर्टिफिकेशन रिन्यूअल के लिए जाएगा बंदा, फिटनेस सर्टिफिकेशन रिन्यूअल के लिए, तो ये जो टैक्स है वो उनके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो 8 साल से ज़्यादा पुराने हैं तो उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा। इस पॉलिसी में कुछ लोगों को को एग्जेम्पशन दिया गया है, जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, टिलर्स जिनको यूज किया जाता है फार्म्स में, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक, एथनॉल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पावर्ड व्हीकल्स, जिनमें ये जो मतलब फ्यूल्स है वो यूज किया जाता है, उनको भी दिया गया है, उनको भी उनके ऊपर जो टैक्स है वो कम लगाया जाएगा। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं जैसे कि बसेज, उनके ऊपर भी लोअर ग्रीन टैक्स को लगाया गया है। तो देखो इस आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया में ही सेम इसी तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है। 2015 से जो हमारा इंडिया है वो स्क्रैप पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है कि जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको खत्म किया जाए, इनके जो जो उनके इंजन है उनको यूज नहीं किया जाए, क्योंकि इंजन की वजह से ही जो पोल्यूशन है वो काफी फैलता है, लेकिन जो उनके अदर पार्ट्स हैं उनको नए व्हीकल्स बनाने में यूज किया जा सकता है। तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने ये बात बोली थी कि इसकी वजह से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो व्हीकल्स है उनकी जो
प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ जाएगी। इससे हमें क्या प्रॉफिट होने वाला है? एक तो हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा, जो भी हमारे फ्यूल्स ज़्यादा यूज होते हैं उनका लेवल भी कम हो जाएगा, और हम पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो काम कर रहे हैं 2030 तक हमने जो टारगेट फिक्स किए हैं कि हम जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका यूज़ कम करेंगे, इसके अलावा जो हमारे एमिशंस हैं उनको भी कम करेंगे, तो वो टारगेट अचीव कर पाएंगे। हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हम क्लीन रख पाएंगे। और इसके अलावा देखो, एक आर्टिकल में इसमें ये बोला गया है कि सिर्फ इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है, अमेरिका में भी ऐसा हुआ था 2008 में, कैश फॉर क्लंकर्स और कार अलाउंस रिबेट सिस्टम। लेकिन इस आर्टिकल में 2008 में जो यूएस में रिसेशन हुआ था उसके बाद में काम किया गया था, लेकिन जो यूएस गवर्नमेंट है उन्होंने सब्सिडी दी थी, जो मनी की सहायता दी थी वहाँ के लोगों को। तो इसी तरीके का काम इंडिया कर सकता है। इंडिया जो हमारे यहाँ पर लोग हैं, जो बहुत सारे स्मॉल ऑपरेटर्स होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो नए व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर सके, तो गवर्नमेंट उनको लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करवा सकती है, ताकि और स्पेशली उनका जो मूव ऑन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ करवा सकती है। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आज हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।